रामलाल अपने पत्नी लता के साथ रामपुर गांव में रहती थी। रामलाल की पत्नी बहुत ही लालची स्वभाव की थी। रामलाल जितना कमाता था उससे भी उसकी पत्नी का मन नहीं भरता था। सुनो जी, पर उसकी शर्मा की बीबी बहुत भारी भारी गहना पहनती है, मुझे भी उसके जैसा गहना पहनना है बस। भाग्यवान, मैं जितना कमाता हूँ वो तो घर के खर्च में ही लग जाता है, मैं गहना तुम्हें कहाँ से ला के दूंगा। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे चाहिए बस। अच्छा जी, आप उनसे ये क्यों नहीं पूछ लेते कि वो लोग इतना पैसा लाते कहाँ से है? उनके जैसा काम तो हम लोग भी करते हैं। नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तुमको पूछना है तो तुम ही जाके पूछ लो। ठीक है, मैं ही जाके पूछती हूँ। पड़ोस के शर्मा के एक किराने की दुकान था। वो दुकान बहुत ज़्यादा चलती थी और उसके दुकान के सामने ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी और साथ ही साथ शर्मा गरीबों की मदद भी किया करता था। एक दिन लता शर्मा की दुकान के सामने जाकर शर्मा से पूछा कि शर्मा जी, आप इतने अमीर हो, आपकी दुकान के सामने ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है, आप इतना पैसा लाते कहाँ से हो? देखो बहन जी, मैं तो ये बात हर किसी को नहीं बता सकता, लेकिन तुम थोड़ा मेरा खास हो इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरे घर के पीछे एक जादुई नींबू का पेड़ है। मैं उस पेड़ से 2 नींबू तोड़कर हर रोज अपनी दुकान के सामने लगा देती हूँ और इसीलिए मेरी दुकान के सामने ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। इतना सुनकर लता वहाँ से चली जाती है। लता बहुत ही लालची थी और लता मनी मन सोचा कि क्यों ना ये जादुई नींबू का पेड़ मेरे घर के आंगन में लगा दिया जाए तो कैसा होगा। और उसी दिन रात को लता अपनी पति के साथ जादुई नींबू का पेड़ उखाड़ने में चली गई। जैसे ही लता जादुई नींबू का पेड़ को उखाड़ने गई तो वहाँ पर एक साधु बाबा प्रकट हो गया। अरे मूर्ख, क्या करने जा रहे थे? पेड़ को काटने? मुझे बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे शर्मा जी की तरह बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। किसी को देखकर ज़्यादा लालच करना उचित बात नहीं है। रुको, मैं तुम्हें जादुई 2 लकड़ियाँ देता हूँ। उसमें से एक लकड़ी को जमीन में मारने के बाद वहाँ पर स्वर्ण मुद्रा की पोटली आ जाएगा, जिससे तुम्हारी सब गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन तुम्हें कम में खुश रहना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। इतना कहते ही वहाँ से साधु बाबा गायब हो जाता है। अगले दिन सुबह लता सुबह सुबह जल्दी से उठकर लकड़ी को जमीन में ठोकना शुरू कर देती है। लकड़ी को जमीन पे ठोकते ही वहाँ पर एक स्वर्ण मुद्रा की पोटली आ जाती है। लता ये देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और लता वो स्वर्ण मुद्रा से अपनी और अपने पति के लिए एक बड़ा सा मकान खरीद लेता है। लेकिन इससे भी लता का मन नहीं भरता। लालच के चक्कर में आकर लता दूसरी लकड़ी को भी जमीन पर ठोकती है और तभी वहाँ पर एक चुड़ैल आ जाती है और वो चुड़ैल अपने मुंह से आग निकलकर लता के घर पूरा जला देती है। तुम्हारे पास सब होने के बाद भी तुम वो दूसरी लकड़ी का इस्तेमाल किया है। तुम्हारे लालच की चक्कर में ही तुम्हारी ये हालत हुई है। लालच का परिणाम बहुत ही बुरा होता है। इंसान का मेहनत और ईमानदारी ही में इंसान का असली धन होता है। इतना कहकर वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और उसके बाद से रामलाल और लता बहुत कड़ी मेहनत करती है और धीरे धीरे वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है जो जादुई लकड़ी से लता को प्राप्त हुई थी। दोस्तों, हमारी स्टोरी देखकर हमें ये सीख मिला है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच का परिणाम बहुत ही बुरा होता है। रामपुर नाम के गांव में रवि और मेघा नाम की पति पत्नी रहते थे और उनकी प्यारी सी 2 बेटियां भी थी। बड़ी बेटी का नाम पूजा और छोटी बेटी का नाम लिसा था। रवि अपना खेतों में खेती करता था और उससे उसका परिवार का पालन पोषण अच्छी से चलता था। रवि बहुत ही अच्छे दिल का एक इंसान था। वो जरूरतमंद लोगों की मदद करता था और इसीलिए गांव वाले रवि को बहुत प्यार करते थे। पूरे गांव में सिर्फ रवि की खेती ही बहुत ही अच्छे से होती थी। एक साल लगातार पूरे गांव में भारी बारिश हुई और पूरे गांव में पानी और पानी भर गई
और साथ ही साथ पूरे गांव की सारी फसल नष्ट हो गई और जिसके कारण रवि बहुत ही परेशान था। हे भगवान, सारी फसल बर्बाद हो गई है। अब मैं परिवार का पालन पोषण कैसे करूँगा? नहीं नहीं, मुझे खेतों में फिर से काम करना पड़ेगा। और यही उम्मीद लेकर रवि दोबारा से खेतों में जाता है और खेत में फिर से काम करना शुरू कर देता है और खेतों में फिर से नई फसल आ जाता है। लेकिन इस साल भी लगातार बारिश होने के कारण रवि के पूरे खेतों में पानी भर जाता है। खेतों की ऐसी हालत देखकर रवि दुखी मन से अपना घर वापस लौट रहा था। अरे दोस्त रवि, अरे क्या हुआ तुमको? इतना दुखी मन से कहाँ जा रहे हो? क्या बताओ, इस बार तो पूरी फसल मेरी बर्बाद हो गई बारिश के कारण। अरे अरे, तो कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही दोनों बातें करते हुए अपने घर वापस जा रहे थे कि तभी रवि को रास्ते पे झाड़ियों के बीचों बीच फंसा हुआ एक हिरन दिखाई देता है। देखो देखो, लगता है ये हिरन का बच्चा झाड़ियों के बीच फंसा हुआ है। चलो इसे बचाते हैं। अरे वाह, हिरन का बच्चा, आज तो खाने में मजा आ जाएगा। कितने दिनों से हम हिरन का बच्चा नहीं खाया। अरे अरे, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं इसे बचाने के लिए कह रहे हो और तुम इसे खाने के लिए कह रहे हो? चलो चलो, तुम जाओ यहाँ से। रवि की बात सुनकर रवि के दोस्त गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं और रवि जाकर वो पैरी से हिरन के बच्चे को जंगल में जाकर छोड़ देता है। घर वापस लौटते समय रवि का नजर जंगल में पड़ी हुई पोटली पर जाता है। ये पोटली यहाँ कैसी आई? ये बोलने के बाद रवि वहाँ पर बैठकर कुछ देर इंतजार करने लगता है ताकि रवि पूछ सके कि ये पोटली किसकी है। शाम तक बैठने के बाद भी किसी के ना आने के कारण रवि वो पोटली लेकर अपना घर वापस आ जाता है। लीशा, देख देख, पिताजी ने हमारे लिए कुछ खाने के लिए लाए हैं। तभी घर के अंदर से लीशा और मेघा आ जाती है। अरे, ये पोटली में आज तुम क्या लाए हो? तभी रवि मेघा को जंगल की घटी हुई सारी घटनाएं बता देता है। मुझे जंगल से लौटते वक्त ये पोटली मुझे मिली। रवि वो पोटली खोलता है तो देखता है कि उसमें बहुत सारी मूंगफली रखी थी। अरे वाह, देख देख लीशा, कितनी सारी मूंगफली, अब तो बड़ा मजा आएगा। बेटा, ये किसी और की मूंगफली है। तुम्हारे पिताजी को ये पोटली रास्ते में मिली थी। जिसका पोटली है वो वापस लेने आया तो? नहीं नहीं बेटा, किसी और की मूंगफली हम कैसे खा सकते हैं? हाँ रेखा, तुम सही कह रही हो। ये जिसका मूंगफली की पोटली है, हम उसे वापस लौटा देंगे। लगभग 1 महीना बीत जाता है लेकिन मूंगफली की पोटली लेने कोई नहीं आता। हाँ, इस बार तो बीज बोने के लिए हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं है। अब हम क्या करेंगे? रेखा, क्यों ना ये मूंगफली हम अपने खेतों में बोन देते हैं। तो और वैसे भी मूंगफली की पोटली लेने तो अब तक तो कोई नहीं आया। अगर आएंगे भी तो फसल का आधा हिस्सा उनको दे देंगे। रेखा भी रवि के बात से सहमत हो जाती है और अगले दिन से वो दोनों मिलकर खेतों में काम करना शुरू कर देते हैं और पूरे खेतों में मूंगफली की बीज बो देते हैं। और कुछ ही दिनों में खेतों में मूंगफली के पौधे उगाते हैं और पूरा खेत हरा और भरा दिखाई देता है। अरे वाह, देखो जी, मूंगफली तो बहुत अच्छी आई है। तुम सही कह रहे हो, ये सब उस हिरन के बच्चे के कारण हुई है। अगर मैं उस दिन उस हिरन के बच्चे को जंगल में छोड़ने नहीं जाता तो वो पोटली भी हमें नहीं मिलती। और कुछ ही दिनों के बाद रवि और रेखा मूंगफली के पौधे उगाते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे वाह, ये कैसी मूंगफली है? अरे वाह वाह, ये तो चमत्कार हो गया। रेखा, देखो देखो, ये तो सोने की मूंगफली है। अरे वाह, सोने की मूंगफली, ये तो चमत्कार हो गया जी। उसके बाद रवि जल्दी से दूसरे पौधे भी उखाड़ते हैं और देखकर तो हैरान हो जाते हैं, दूसरे पौधे में भी सोने की मूंगफली लगी हुई थी। उसके बाद रेखा और रवि वो दोनों सारी सोने की मूंगफली को टोकरी में भरकर घर वापस ले जाते हैं और उसके बाद रवि वो मूंगफली को सोने की दुकान में बेच आते हैं, जिसके बदले में रवि को बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं और कुछ ही दिनों में रवि बहुत अमीर हो जाते हैं और उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। रवि के दोस्त को जब ये पता चलता है तो अच्छा, इसके कारण रवि इतने अमीर बनते जा रहा है। अभी मैं रवि को बताता हूँ। और उसी रात रवि के दोस्त मनीष रवि के खेतों में जाता है और मूंगफली के पौधे उखाड़ने लगता है। तभी उससे दहाड़ने की आवाज आती है। मनीष पीछे घूमकर देखता है तो
पीछे एक शेर खड़ा हुआ था और जो उसको खाने ही वाला था। रवि के दोस्त कैसे भी करके अपना जान बचाकर भागता हुआ घर वापस लौटता है और उसके बाद वो कभी रवि के खेतों की ओर नहीं गया।